चलो देखो इधर सेल पढ़ेंगे अपन लोग, है ना, थोड़ा बहुत जानते हो कि सेल के बारे में। जैसे सेल में एक्चुअली में होता क्या है, सेल में एक कंटेनर होता है जिसमें तुम लोग क्या बोलते हो, सेल थोड़ा बहुत पढ़ा केमिस्ट्री में, कौन सा सेल पढ़ा है? हाँ हाँ वही वही। तो देखो सेल है, ये सेल में एक कंटेनर होता है और इसको, और इसमें एक लिक्विड होता है ना, इसमें एक लिक्विड होता है जिसे क्या बोलते हैं अपन लोग, इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। सुना है बट इलेक्ट्रोलाइट, इसके अंदर जो लिक्विड भरा है उसे बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट लाइट, स्पेलिंग देख लेना, इलेक्ट्रोलाइट। और इसमें दो रॉडें होती हैं, है ना, दो रॉडें होती हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड और कैथोड। दो रॉड बना देता हूँ ऐसा, ठीक है। एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है ना। अब पॉजिटिव नेगेटिव तुम लोग जानना, बस एनोड एक को कैथोड बोलते हैं, शायद कैथोड नेगेटिव होता है और एनोड पॉजिटिव होता कि नहीं होता, ठीक है। तो इसके अंदर मतलब एक कंटेनर है इसको, जिसमें एक लिक्विड भरा होता है जिसे इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, हिंदी में से विद्युत अपघट्य बोलते हैं, विद्युत अपघट्य। और इनको इलेक्ट्रोड ही बोलते हैं, ये जो रॉड है इसको इलेक्ट्रोड ही बोला जाता है, ठीक है, हिंदी में भी इलेक्ट्रोड ही बोलते हैं। अब बेसिकली क्या होता है इसमें, केमिकल वगैरह है जो ये, तो ये भी केमिकल जो है ना, ये क्या करता है, यहाँ पर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सेल वगैरह जो रहता है, अपन ड्राई सेल भी यूज़ करते हैं घर में, बैटरी जो अपन घर में लाते हैं रिमोट चलाने वाला, उसको ड्राई सेल बोला जाता है ना। उसमें गीला सूखा मटेरियल भरा होता है ना, कौन सा मटेरियल होता है उसका मतलब नहीं है अपन को, बस ऐसा है। अब देखो इसमें होता क्या है, जैसे इसमें कोई भी इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, जैसे जनरली हम लोग डाइल्यूट H2SO4, HNO3, ये सब सोडियम NaOH, ये सब यूज़ करते हैं इसमें, है ना। सल्फ्यूरिक, ये तो सल्फ्यूरिक एसिड है। अब ये सबको यूज़ किया जाता है। अब ये क्या होता है, जैसे ये जब इसमें रहता है ये ब्रेक होता है, इसके दो पार्ट होते हैं, एक H+ आयन बनता है और एक SO4- आयन बनेगा या -2 आयन बनेगा, ऐसे बनता है, ब्रेक होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, बैलेंस कर लेना, ऐसा ऐसे ब्रेक होगा ये H+ और SO4-। अब क्या होगा, एक क्या होता है, एक तरफ ये नेगेटिव आयन जाते हैं, ये जो ब्रेक हुआ है एक पॉजिटिव आयन है, एक नेगेटिव आयन है। अब क्या होगा, ले सकते हैं अपन को, उससे मतलब नहीं, मतलब जो ब्रेक होता है एक पॉजिटिव आयन बनता है, एक नेगेटिव आयन, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन है। तो क्या होगा, ये किसी एक मतलब एक रॉड पे इकट्ठे होंगे, मान लो H+ कहाँ पे इकट्ठा हो गया, इस वाली रॉड पे इकट्ठा हो गया, मतलब जिस पर इकट्ठा होगा उसको पॉजिटिव चार्ज आएगा, सीधी सी बात है। मान लो ये इस वाली रॉड पे इकट्ठा हो रहा है H वाला, हाँ, तो जहां पे इकट्ठा हो गया, मान लो यहाँ पे पॉजिटिव वाला इकट्ठा हो गया है और यहाँ पे क्या इकट्ठा हो गया, नेगेटिव वाला, सपोज करो। तो इस वाली रॉड का या इस वाली जो इलेक्ट्रोड है इसका पोटेंशियल क्या हो गया, पॉजिटिव, और एक पे क्या होगा, एक पे नेगेटिव वाला इकट्ठा होगा, ठीक है, उसको इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस बोलते हैं। मतलब अपन समझ लो एक रॉड पर पॉजिटिव पोटेंशियल है, ऐसा मान लो, ऐसे समझ सकते हैं, इस पर पॉजिटिव आयन इकट्ठे हुए हैं, है ना, और एक पर नेगेटिव, ठीक है, तो नेगेटिव आयन इकट्ठे हुए हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इसके अंदर क्या हो जाता है, पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। मतलब ये वाला एंड पे बहुत सारे ऐसे बोल सकते हैं नेगेटिव आयन रहता है, यहाँ पे नेगेटिव आयन है मतलब, और यहाँ पे पॉजिटिव आयन है। अब जैसे क्या हो गया, यहाँ पे एक पोटेंशियल डेवलप हो गया, यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल है, इस वाले एंड पे नेगेटिव पोटेंशियल है। इसका मतलब यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है। कितने का क्रिएट होगा, इस वाले का मान लो पोटेंशियल, मान लो ये रॉड है, ये रॉड ए है, अच्छा ये तो उसके लिए दे दिए थे पर, मतलब कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल होगा, इसका पोटेंशियल V+ है
और इस वाली का कितना है, माइनस में है, V माइनस, तो डिफरेंस कितने का होगा। सपोज करो इसका पोटेंशियल है 20 वोल्ट, इसका है माइनस 30 वोल्ट या 20 वोल्ट है, कितने का डिफरेंस क्रिएट हुआ, ये पहले भी समझाया मैंने तुम लोगों को। अगर ये 20 और ये माइनस का 20 है तो डिफरेंस कितने का हुआ है, 40 का हुआ ना। कैसे आया, 20 में से हम लोग माइनस 20 को घटाएंगे, यही आएगा। 20 प्लस 20 कितने हो गए, 40 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है, जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इसको किसी एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ेंगे या रेजिस्टेंस से जोड़ेंगे। अपन ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया है इधर पे R, और सर्किट चालू कर दिया, तो अब ये करंट यहाँ से फ्लो होना चालू हो जाएगा। यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा है, यहाँ का पोटेंशियल कम है, तो चार्ज कैसे फ्लो होगा, पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर जाएगा। या इसका उल्टा बोलो, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, नेगेटिव चार्ज मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना, या पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो अपन ने इलेक्ट्रॉन, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं और इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए हमने एक रास्ता प्रोवाइड कर दिया है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के कहाँ जाएंगे, ऐसा। इसका मतलब इसमें करंट कैसे फ्लो होने लगेगा, इस सर्किट पे करंट ऐसे फ्लो होगा और इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेगा, ऐसे ऐसे इधर जाएगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, हाँ। इसलिए तो पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे बोल सकते हैं। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं, ये समझ आ रहा है, नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं, इलेक्ट्रॉनों की ज्यादा ऐसे बोल सकते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो यहाँ से वही तो कमी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो होंगे, मतलब ये सर्किट बन गया ऐसा। और जिसे अपन लोग ऐसे बना देते हैं, इसी को अपन लोग ऐसे बनाते रहे अभी तक। ये बैटरी है और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये बैटरी है, ये उसी को अपन ये समझ रहे हैं बड़ा करके, ये देख रहे हैं, ये है एक्चुअली में। ये तो सिंबल है एक कागज में बनाने की, बार बार पर इतना सारा थोड़ा बनाते रहेंगे इलेक्ट्रॉन प्लेट, ये तो आप सिंबल यूज करते हैं, सिंबल है, ये बैटरी नहीं है, उसका सिंबल करने का तरीका है। रेजिस्टेंस को R से रिप्रेजेंट करते हैं, रेजिस्टेंस R थोड़ा ना होता है, पंखा को अपन थोड़ा बनाते रहेंगे सर्किट में, पंखा, टीवी, कुछ भी जो अपन यूज कर रहे हैं, बल्ब भी एक रेजिस्टेंस है, तो अपन ने एक रेजिस्टेंस लिख दी, मतलब वो कोई ना कोई रेजिस्टेंस हो सकता है। तो ये सिंबल है, बनाने के तरीके हैं, रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो ये जो सेल होता है, अब इसकी डेफिनेशन पे आ जाओ। सेल क्या करता है एक्चुअली में, सेल कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को, किस में करता है एक्चुअली में, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। एक डिवाइस हो गई जो क्या करता है, केमिकल एनर्जी को हम उसको लगाते हैं सर्किट में, हमको करंट मिलता है। करंट कौन सी एनर्जी है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हाँ, उसमें वो लगा रहता है ना, जो बैटरी लगी होती है, वो चार्जिंग एक प्रोसेस होती है, वो एक अलग है, मतलब वो उसमें भी केमिकल वो चार्ज डिस्चार्ज होता है, लेकिन अपन उसको चार्ज कर सकते हैं। सेल भी दो प्रकार के होते हैं, जिसको अपन चार्ज कर सके, जिसको ना कर सके। हाँ, वो लिथियम आयन बैटरी होती है, उसको अपन रिचार्जेबल होती है, मतलब उसको रिचार्ज कर सकते हैं दोबारा, जैसे एक ड्राई सेल होता है घर वाला, रिमोट वाला, तो फेंक ही देते हैं अपन, दोबारा चार्ज नहीं होता है, वो एक ही साइकिल काम करते हैं, एक बार यूज किए खत्म। लेकिन जो घर में अपन मोबाइल में यूज कर रहे हैं, वो बार बार क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है, डिस्चार्ज होता है फिर चार्ज नहीं होता। वो उसमें केमिकल की एक सर्टेन लाइफ होती है, उसके बाद वो खराब हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हाँ, तो ये जो प्रोसेस है सेल की डेफिनेशन क्या होगी, फटाक से लिख लेते हैं, लिखो डेफिनेशन सेल की। तो सेल क्या है, इट इज अ डिवाइस, या इट इज अ डिवाइस which convert chemical energy into मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। और इसका जो सिंबल है, अपन इसका सिंबल क्या यूज करेंगे, ऐसे। अभी ये बताता हूं, इसके साथ सेल के साथ यहाँ पे E लिखते हैं, और यहाँ पे एक R लिखा जाता है। अभी बताता हूँ R का मतलब क्या होता है, सेल का सिंबल है, या तभी रहने दो सेल का सिंबल, अभी बताता हूँ। अभी इसको सही बस लिखो, सेल की डेफिनेशन बस लिखो। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसको बोलते हैं सेल। क्या हो गए, ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। एक युक्ति है, हिंदी बोलेंगे, यह एक युक्ति है, डिवाइस को हिंदी बोला जाता है युक्ति या उपकरण बोल सकते हैं। डेफिनेशन लिख लिए, हाँ, रासायनिक ऊर्जा, हाँ, ये
वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक है ना। अब देखो इस पर क्या बोलते हैं, क्या बोल रहा था मैं, हाँ, तो किसी सेल का अपन काम क्या है, सेल में अपन लोग क्या यूज करेंगे, इसका ईएमएफ होता है एक्चुअली में सेल का। और ईएमएफ क्या होता है, जो अपन बता रहे थे ना, इसका पोटेंशियल और इसके पोटेंशियल का जो डिफरेंस है, जब हम सेल से करंट नहीं ले रहे होते हैं, जैसे हम मार्केट से एक बैटरी लाए हैं 20 वोल्ट की, तो जो 20 होता है ना, वो होता है उसका ईएमएफ, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, शॉर्ट में ईएमएफ बोला जाता है, समझे। तो वो उसको बोलते हैं, हाँ, तो यही मैं बता रहा था। तो सेल, किसी भी सेल का क्या होता है, ईएमएफ, तो सेल का ईएमएफ होता है, तो ईएमएफ ऑफ द सेल, इसको हटा दे, डेफिनेशन लिख लियो, इसको ऊपर लिख देते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं, ठीक है। अब देखो ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ, इसको शॉर्ट में क्या मतलब, शॉर्ट है, इसको बोला पूरा फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एक्चुअली में क्या था, सेल वगैरह पहले बन गए थे एक्चुअली में, इलेक्ट्रॉन की खोज बाद में हुई थी। तो पहले जैसे अपन किसी भी चीज का, कोई भी अगर काम हो रहा है, करंट मान लो सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या बोलते हैं, कोई फोर्स होगा। हर चीज को फोर्स से डिफाइन करते रहे उन लोग कि कोई एक फोर्स होगा जो करंट फ्लो करा रहा होगा। बाद में पता चला वो फोर्स नहीं, वो एनर्जी है। तो लेकिन नाम पहले ही आ चुका था, पहले ही बात, तो इसलिए उसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोला जाता है। कोई फोर्स नहीं है, ध्यान रखना, चलन के कारण, क्योंकि हर चीज को अपन फोर्स से डिफाइन करते हैं कि बॉडी चल रही मतलब फोर्स लगा होगा, करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में, इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स होगा जो करंट को फ्लो करा रहा होगा। लेकिन बाद में पता चला कि वो फोर्स नहीं है, वो एक प्रकार की एनर्जी है। तो लेकिन बोलते यही है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या शॉर्ट में इसे ईएमएफ बोलते हैं। अब ईएमएफ क्या होता है, ये जो मैंने बताया था ना अभी, इस एंड और इस एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, अभी शॉर्ट में लिख देता हूं। एक्चुअली में ये होता है मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ सेल is called क्या बोलेंगे इसे, ईएमएफ। इसको ऐसे भी लिखते हैं, ईएमएफ, छोटा भी लिख दोगे तो चलेगा। सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच के अधिकतम विभवांतर को, सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच के अधिकतम विभवांतर को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल हिंदी में बोला जाता है इसे। हाँ, ये लिख लो, सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच के अधिकतम विभवांतर को, या विभवांतर भी लिख सकते हो वैसे, लेकिन अधिकतम विभवांतर को ईएमएफ या विद्युत वाहक बल बोलते हैं, हिंदी में विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल कहते हैं, ठीक है। अभी इतना समझो, ठीक है। अच्छा, जो अपन मार्केट में जो बता रहा हूं ना, अपन जो सेल लाते हैं उसमें जो 2 वोल्ट तुम लेके आए हो, 2 वोल्ट की बैटरी या 4 वोल्ट की बैटरी, वो उसका ईएमएफ लिखा होता है। लेकिन जब उससे करंट लेते हैं ना अपन, तो हमको वो पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट का नहीं मिलता है, उसको बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अभी बताता हूं, अभी पहले इसको पूरा समझ लें। जब हम सर्किट से करंट ले रहे होते हैं ना, उस समय हमको पोटेंशियल डिफरेंस 20, मतलब 2 वोल्ट का सेल लाए तो 2 वोल्ट नहीं मिलता है, उससे थोड़ा सा कम मिलता, हो सकता है 1.8 मिले या 1.6 मिले। तो जो हमें मिल रहा है उसे हम लोग बोलते हैं क्या, उसे हम बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। हमें जो प्राप्त हो रहा है वो तो हम लेके आए हैं, उसमें से जो 1.8 मिला, मतलब 0.2 गायब हो गया, उसको बोलते हैं, मतलब वो एक्चुअली में सेल का जो रेजिस्टेंस होता है, तो सेल में भी रेजिस्टेंस होता है, उसे इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। वो इंटरनल रेजिस्टेंस को खत्म कर देता है, ये खा जाता है। अभी बता रहा हूं, तो अपन उसी पे चल रहे हैं आगे टॉपिक पे। अब तुम लोग लिखो हेडिंग इंटरनल रेजिस्टेंस। अभी फिर जब दोनों कंबाइन करके समझेंगे तो ज्यादा है। ये बना लेना, मतलब बना लेना चाहिए था तुम लोग को, अभी बना लेना, लास्ट में बना लेना। अभी हेडिंग लिख लो, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, हिंदी बोलते से आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल।
एक बार समझ जाओगे ना तो अब इसके बाद पूरा समझ में आएगा, ठीक है। ये अच्छा है, टॉपिक है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। 3-4 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे अभी इसमें, न्यूमेरिकली बहुत सारे बनते हैं अब, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा था मैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ना, इसको समझते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। अब आ गया तीसरा टॉपिक। अरे ये जो लिक्विड भरा होता है, जैसे HCl जो बताया था, H2SO4, HNO3, नाइट्रिक एसिड और ये सब वगैरह जो भरते हैं इसमें, इंटरनल जो लिक्विड यहाँ भरा होता है उसे ही इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ रहे थे ना, इंटरनल रेजिस्टेंस। देखो अब क्या है, जो यहाँ पे आयंस है एक्चुअली में, ऐसी समझ लो बस, जैसे यहाँ पे बहुत सारे H+ होंगे, SO4 माइनस आयन होंगे कि नहीं होंगे। इधर देखो, ये जो H+ और SO4 -2 आयन थे, मतलब ये नेगेटिव है पॉजिटिव है। तो जब ये यहाँ पे आयन चलेंगे ना, तो ये यहाँ बहुत सारे क्या मॉलिक्यूल्स है, मतलब आयन्स है एक्चुअली में, तो एक दूसरे से टकराएंगे क्योंकि जब इधर से इधर जा रहा होगा, ये रास्ता बिल्कुल सीधा नहीं होगा, ये एक दूसरे से टकरा रहे होंगे। जब ये वाला प्लस वाला इधर जा रहा होगा तो ये प्लस वाले से भी टकराएगा, और बहुत सारे H+ आयन भी होंगे, उनसे भी टकराएगा। मतलब एक प्रकार की रुकावट हो रही कि नहीं हो रही, कि नहीं हो रही। तो ये जो आयन, इलेक्ट्रोलाइट में जो आयन्स है एक्चुअली में ये, और अपन ऐसा मान रहे हैं कि अगर मतलब यहाँ से आयन इधर जा रहे हैं, पॉजिटिव आयन इधर जा रहा है और नेगेटिव आयन इधर जा रहा है, जैसे अपन बात कर रहे थे अभी, नेगेटिव आयन इधर जा रहे हैं, तो ऐसे इधर तरफ नेगेटिव आयन जा रहे हैं, इस तरफ पॉजिटिव आयन जा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर भी एक सर्किट बन रहा है, ऐसा अज्यूम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे नेगेटिव आयन इस तरफ जा रहे थे, बाहर की तरफ, समझना ध्यान से, नेगेटिव आयन ऐसे जा रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन ऊपर ऐसे फ्लो हो रहे हैं, और यहाँ नेगेटिव आयन इस तरफ, यहाँ कहाँ जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं। तभी तो एक सर्किट बनेगा ऐसे। तो नेगेटिव आयन इधर जा रहे हैं, मतलब SO4 आयन इधर जा रहे हैं, H+ आयन इधर जा रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है खुद अपने में क्या कर रहा है, एक्चुअली में चार्जेस के जाने का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। रुकावट होगी, टकराएंगे आयन्स वगैरह, और भी चीजें हो सकती है। इलेक्ट्रोड से भी टकराएगा, इस वाले से टकरा जाएगा नेगेटिव आयन, क्योंकि वो इधर जा रहा था, इससे टकरा गया। पॉजिटिव वाला इससे टकरा रहा, इससे भी टकरा सकता है यहाँ, क्योंकि पूरे में आयन्स हो गए, पूरे भरे हुए हैं, वो तो अपन ने 2 बनाए हैं बस। तो ये जो आयन्स एक दूसरे से टकराते हैं, इलेक्ट्रोड से भी टकराते हैं, मतलब ये जो सेल है, पूरा ये सिस्टम है, वो आयन्स के फ्लो में कुछ रुकावट उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। इतनी सी बात समझो। ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब सेल का जो इलेक्ट्रोलाइट है, वो क्या कर रहा है, या और इलेक्ट्रोड हो गए, ये क्या कर रहे हैं, आयन के फ्लो में क्या कर रहे हैं, रुकावट उत्पन्न कर रहे हैं। इस रुकावट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। बस ये सेल का अंदरूनी का मामला है, अंदर का मामला है। तो बस इतना ही अपन को याद रखना है। सेल का जो इलेक्ट्रोलाइट है ना, रेजिस्टेंस ऑफर बाय दी, मतलब रेजिस्टेंस प्रोवाइड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल इन द फ्लो ऑफ चार्जेस। चार्जेस के मतलब ये जो आयन्स एक्चुअली में, आयन्स के फ्लो में जो रुकावट उत्पन्न कर रहा है, चार्जेस और आयन के फ्लो में जो रुकावट उत्पन्न कर रहा है, कौन, इलेक्ट्रोलाइट। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट भी सेल के अंदर है, इलेक्ट्रोड भी सेल के अंदर है, मतलब सेल खुद ही अपने में रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। उस रेजिस्टेंस को अपन क्या बोल देते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो बस इतना ही डेफिनेशन इसको याद रखना है। रेजिस्टेंस प्रोवाइड या ऑफर, रेजिस्टेंस ऑफर बाय electrolyte of the cell in the flow of करंट लिख देते हैं, क्योंकि चार्ज यहाँ पे करंट ही फ्लो होगा। करंट और चार्जेस भी लिख सकते हो, चार्ज की जगह पे आयन लिखो, करंट या फिर आयन। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल इन द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट सेल। हाँ बोलो, इज कॉल्ड, हाँ बोलो, पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं कितना होगा। अरे इतना समझो, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर भी रुकावट है, बस इतना याद रखो। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर एक रुकावट है, आयंस के फ्लो में रुकावट है, उस रुकावट को अपन क्या बोलते हैं, बस इतना ही समझिए। कि अगर एक माइनस है और एक प्लस, तो दोनों तो रहेंगे, मतलब ये उसमें दोनों चार्जेस प्रेजेंट रहेंगे ना। किसमें, इसमें? अरे जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो लिक्विड है, हाँ वो उसमें तो वो तो मिलके बना है ना, वो ब्रेक हो गया 2 पार्ट।
तो उसमें ऐसा रहेगा कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को अगर फ्लो करना रहेगा, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन के द्वारा इलेक्ट्रॉन का तो ही सर्किट पे फ्लो करेगा ना, हाँ है ना। तो अब उसको वहां से जाने के लिए मतलब प्लस भी जो अरे आयन है ना इधर पे, ऐसे मान लो स्फीयर्स है, ये गोले है, आयन है ना। अभी आयन यहाँ पे जब मोशन कर रहे होंगे तो यहाँ टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे? सीधी सी बात है। वही टकराने के कारण जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड हो रहा है उस रेजिस्टेंस को अपन इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। कुल मिला के वो सेल की एक प्रॉपर्टी होती है, ऐसे अपन समझने के लिए समझ लिए बस, वो कैसे इफेक्ट करता है वो सेल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। यहां नहीं लिखे थे अपन, यहां लिख लेना ईएमएफ को अपन लोग ना, ईएमएफ को अपन ई से रिप्रेजेंट करते हैं, बड़ा ई से, और इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोग स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस को, इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोग स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ये इसका सिंबल है आर। इसकी यूनिट क्या होगी? रेजिस्टेंस है तो ओम ही होगी, और क्या, अलग से कोई यूनिट नहीं होती इसकी, ओम। और इसकी जो यूनिट होती है ईएमएफ की वो वोल्ट होती है, क्योंकि ये अपन ने बोला था मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब एक प्रकार का ये वोल्ट ही हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी यूनिट वोल्ट होती है, किसकी? ईएमएफ की। ये लिख लेना। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, इसका सिंबल स्मॉल आर करेंगे, और ईएमएफ का सिंबल बड़ा ई रहता है, इसकी यूनिट वोल्ट रहती है। ईएमएफ का सिंबल बड़ा ही रहता है, बड़ा ई। ये तो और इंटरनल रेजिस्टेंस पे बता दीजिए, छोटा है। हाँ, अब देखो इसको सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका अपन कैसे करेंगे। अपन लोग अब अभी तक तो ऐसे कर रहे थे, है? अच्छा, ये इसका आंतरिक विद्युत का जो भी, हाँ लिखो, सेल में उपस्थित विद्युत अपघट्य द्वारा, सेल में उपस्थित विद्युत अपघट्य द्वारा धारा प्रवाह में ब्रैकेट में लिख लो, आयनों के प्रवाह में उत्पन्न रुकावट को, आयनों के प्रवाह में उत्पन्न रुकावट को आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। आंतरिक, इंटरनल रेजिस्टेंस, उत्पन्न रुकावट को आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक ओम है। हाँ। अब देखो, अभी तक अपन लोग सेल को ऐसा बना रहे थे, सेल मतलब बैटरी जब ऐसे लिख देते रहे भी, बस। अब ऐसे नहीं बनाएंगे। अभी देखो, सेल अगर दिया रहेगा तो सेल के साथ इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके साथ ऐसे लिखेंगे। अब सेल का जो रिप्रेजेंटेशन है, ये ईएमएफ रहता है सेल का, और यहाँ पे एक इंटरनल स्मॉल आर भी लिखा जाता है। ये पूरा सेल का सिंबल है। अगर तुमको ऐसा लिखा मिला है कहीं पे ऐसा बना रहेगा, तो ऊपर लिखा रहेगा 2 वोल्ट और यहाँ पे लिखा रहेगा 1 ओम, ऐसा। इसका तो अपन समझेंगे, ये लिखा है इसका ईएमएफ, 2 वोल्ट क्या है? ईएमएफ, और ये आर क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। नहीं दिया रहेगा तो 0। अभी तक नहीं देता रहा तो अपन इसका मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, दिया नहीं है। लेकिन अब दिया रहेगा, अब लेना पड़ेगा, उसको कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। अभी लिख लो, इस सेल का सिंबल है, ये सेल है। ये पूरा सेल में 2 चीजें होती है, एक तो ईएमएफ, दूसरा इंटरनल रेजिस्टेंस। ये बना लो, सेल का सिंबल। अब फाइनली ऐसे रिप्रेजेंट करिए, ठीक है। ये सेल का सिंबल है, ये तू वहां बैठ जा, उसको क्या बता रहा? खिसक जा भाई थोड़ा सा, अपना नहीं मूव करेंगे, थोड़ा बहुत।
ये सेल का सिंबल बना लो, है ना, फाइनली। चलते हैं पी पावर देखो अब आगे बढ़ते हैं। अब इस इंटरनल रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं वो पूछा जाता है एग्जाम में। पूछा जाता है व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस, राइट द फैक्टर इफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस एक अपन ने पढ़ा था रेजिस्टेंस, याद है? रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। व्हाट इज रेजिस्टेंस और फैक्टर इफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर, याद है? नेचर। ये 4 फैक्टर है। अब इधर देखो इंटरनल रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करेंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सेल, ठीक है? ऐसा कोई यहाँ वायर नहीं होता है कि यहाँ पे एक वायर लगा हो उसका रेजिस्टेंस हो, यहाँ पे नहीं, ये सेल की प्रॉपर्टी है। तो क्वेश्चन क्या है, मतलब फैक्टर, साइड हेडिंग लिख लो, फैक्टर इफेक्टिंग, इंपॉर्टेंट है बहुत, फैक्टर इफेक्टिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ये पूछते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अब देखो इसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं पहले समझ लो, लिखना तो खुद ही से लिख लोगे। पहला देखो फैक्टर जो है किस पर डिपेंड करता है। पहला है डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, ये जो इलेक्ट्रोड है ना इनके बीच की दूरी पर, थोड़ा समझना। पहला फैक्टर है डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, ठीक है? अभी लिखना है कुछ भी नहीं, समझो बस चारों। दूसरा है एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स इमर्ज्ड इन अ या इन द इलेक्ट्रोलाइट। तीसरा है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अरे हल्ला नहीं करो ना। इलेक्ट्रोलाइट, और तीसरा होता है टेम्परेचर, चौथा है सॉरी टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब इनको समझते एक एक करके। इलेक्ट्रोलाइट, अब बताओ किसको बढ़ाने पर कौन सी चीज बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा? पहले तो डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोडों के बीच की अगर दूरी बढ़ेगी तो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ना चाहिए घटना चाहिए? डिस्टेंस बढ़ाने पर रेजिस्टेंस तो घटेगा ना। कैसे? वैसे भी अभी जब दूर होगा तो उतने पास में तो रहेगा नहीं, तो रेजिस्टेंस तो घटेगा ना। ठीक है, अगर दूर होंगे तो क्या होगा, चार्जेस ज्यादा दूरी चलेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा ना। ये तो वैसे ही है जैसे लेंथ ज्यादा होती है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा होता रहा, लंबा। तो दूर इलेक्ट्रोड जितने दूर रहेंगे ना तो चार्जेस को उतना ज्यादा लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा, उतनी ज्यादा क्या होगी, रुकावट। इतनी बुद्धि नहीं लगाना है ना, जो मैंने अभी इसको ऐसे ही याद करना है। एक्चुअली चारों को तो याद ही करना है, लेकिन मैं जो लॉजिक बता रहा हूँ उसी के हिसाब से याद करना है। सीधी ज्यादा रेजिस्टेंस डिस्टेंस बढ़ाने से क्या होगा, बढ़ेगा। इसको ऐसे याद रखना है। अपन वही है कि अगर ज्यादा लंबा रास्ता होगा, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच दूरी ज्यादा होगी तो चार्जेस को ज्यादा डिस्टेंस चलनी पड़ेगी, ऐसे समझो। ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तो ज्यादा रेजिस्टेंस होने की रुकावट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ज्यादा है। तो सेलों के बीच की डिस्टेंस ज्यादा होने पर इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा। ठीक है, इसको ऐसे ही याद रखना। ये जस्ट उसी के जैसे लिंक करके याद रखो कि इसमें लेंथ को बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता रहा, तो ऐसे ही है। दूसरा क्या है, दूसरा फैक्टर क्या है, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड इमर्ज्ड इन द लिक्विड। ये जो इलेक्ट्रोड है कितना इसमें डूबा हुआ है, ध्यान देना। इसको पहले अभी इतना डूबा हुआ है सेक्शन, अगर इसको और डुबा देते अंदर तो क्या होता, इफेक्ट क्या पड़ता, ज्यादा आयंस अटैच होते तो ज्यादा हमको करंट मिलता। ज्यादा करंट मिल रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ा होगा कि घटा होगा, रेजिस्टेंस घटेगा ना। करंट ज्यादा मिल रहा है, अगर एक्चुअली में ज्यादा डिप कर देते हैं ना, ज्यादा डिप करेंगे तो ज्यादा आयंस यहाँ पे इकट्ठे होंगे, ज्यादा यहाँ पे पॉजिटिव, ज्यादा यहाँ पे नेगेटिव, ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, ज्यादा करंट, और ज्यादा करंट मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस घट रहा होगा।
इसको ऐसे लॉजिक से समझ के थोड़ा सा याद रखना है, घटना तो है ही है लेकिन इसको ऐसे समझ के याद रखना है कि अगर अपन डिप करेंगे ज़्यादा इलेक्ट्रोड को तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है डिप वाला वो बढ़ जाएगा तो हमको क्या हो जाएगा, करंट ज़्यादा मिलेगा। इट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी, इसका मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। सही है ना? तो जितना ज़्यादा इमर्ज करेंगे इलेक्ट्रोड को उतना ज़्यादा हमको क्या मिलेगा, उतना इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। इतना ध्यान रखना। अच्छा साहब, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इसका क्या फर्क पड़ेगा, ये समझ गए? अभी मैं ऐसे शॉर्ट में लिख देता हूँ, अगर डी, इसका लॉजिक बताओ। अगर अपन इससे बता दिए मैंने डी बढ़ेगा तो आर की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड बढ़ेगी तो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिप वो बढ़ेगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस घटेगा। ठीक है, या उसका उल्टा भी बोल सकते हैं, कम करेंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा। कंसंट्रेशन का फर्क क्या पड़ेगा है? कंसंट्रेशन को तक का समझते हो तो अब मेरी बात सुनो, कंसंट्रेशन का मतलब होता उसमें क्या है, पानी ज्यादा है। एक होता है डाइल्यूट, एक होता है सॉरी, कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, अपन उसको ज्यादा क्या है, पानी कम है, और डाइल्यूट क्या होता है जिसमें अपन क्या करते हैं, पानी ज्यादा डाल दें, मतलब पतला कर दें उसे। तो अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है, गाढ़ा रहेगा, गाढ़ा समझो जैसे वो होती है ना शहद, गाढ़ी रहती है, उसका फ्लो कम होता है, विस्कोसिटी भी होती है। लेकिन ऐसे ही अपन ऐसे समझ लें, यहाँ पे अगर कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा, गाढ़ा ज्यादा रहेगा ये इलेक्ट्रोलाइट, तो आयंस का फ्लो कम होगा, और पतला रहेगा तो तेजी से फ्लो होंगे। समझाया नहीं? तो ऐसे याद रखना, अगर कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगी, अगर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा रहेगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा, और अगर कंसंट्रेशन कम रहेगी मतलब वो डाइल्यूट रहेगा, है ना? डाइल्यूट रहेगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या रहेगा, कम। इसलिए अपन जनरली केमिकल रिएक्शन वगैरह जब करते हैं, तुम लोग करवाते हो या इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं अपन जनरली, वो डाइल्यूट लेते हैं, बहुत कम कंसंट्रेशन कम रखते हैं, डाइल्यूट लिया जाता है। डाइल्यूट से क्या होता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। कंसंट्रेशन अगर ज्यादा रहेगा तो रेजिस्टेंस तो कम होगा ना, गाढ़ा है ना, बता रहा हूँ ना, गाढ़ा जैसे रहेगा तो फ्लो क्या होगा, कम होगा ना। तो कम हो रहा मतलब रुकावट आ रही है, रुकावट ज्यादा हो रही है, रुकावट ज्यादा मतलब फ्लो घट जाएगा। ऐसे याद रखो। अरे वो अब मैंने बता दिया ना, अब अपनी बुद्धि लगा के नहीं चेंज करना है आंसर, क्योंकि ये फिक्स है। अपन उसको एक बार समझ लिए तो उसको ऐसे याद रखना है। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या फर्क पड़ेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस बढ़ेगा भैया, गारंटी के साथ है, क्योंकि भैया टेम्परेचर बढ़ता है हर चीज अपना जो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, टूटेगा ना। इलेक्ट्रोलाइट को क्या करते हैं, थोड़ा सा अगर गर्म कर देते हैं, जैसे गाढ़ा है मान लो, कॉन्सेंट्रेटेड है, उसको थोड़ा सा गर्म कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा ना। जैसे शहद को अपन करते हैं, शहद वगैरह मम्मी लोग क्या करती हैं, उसको गर्म कर देती है, थोड़ा सा गाढ़ा रहता है तो पतला हो जाता है, वो फ्लो होने लगता है, मतलब तो वही है। टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो उसकी कंसंट्रेशन घट जाएगी, कंसंट्रेशन घटेगी तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, वो भी घट जाएगा। नहीं समझ आया? इसको ऐसे याद रखना है। ये चारों फैक्टर समझ में आएगी है, अब इनको रटने ही है कुल मिला के, और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है चारों, और इसको लिखते ही बनना चाहिए खुद से। अरे यार समझ गए कि नहीं समझे? इनको एज इट इज ऐसे ही याद करना, अब अपनी बुद्धि नहीं लगाना है इस पर कि अगर इलेक्ट्रोडों के बीच की डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे, लिखना क्या लिखेंगे इसमें, इफ द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड इज इंक्रीज, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल आल्सो इंक्रीजेस। लिख पाओगे इसमें, सेलों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ाने पर सेल का आंतरिक विद्युत बढ़ता है, ऐसे लिख लोगे एक लाइन। ऐसे फिर क्या लिखेंगे, ये सब तीर बाण नहीं चलाना है एग्जाम में, अभी भरे बना लेना, लेकिन टेस्ट वगैरह में ये सब नहीं लिखोगे, ये तुम लोग को समझाने के लिए मैंने ऐसे बताया। फिर क्या लिखेंगे, on increasing the area of electrode dip inside the liquid inside the electrolyte, the internal resistance of the cell decreases. डिक्रीज हो रहा है ना, जितना ज्यादा डिप करेंगे एरिया क्रॉस से उतना ज्यादा डिप होगा, उतना रेजिस्टेंस उतना कम होगा। मतलब भैया अगर रेजिस्टेंस जो अपना ये सर्किट था उसको टेम्परेचर लो कर देंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। हाँ, उसका उल्टा। लेकिन अपन को देखो एक्चुअली में करना है क्या, रेजिस्टेंस बढ़ाना है कि घटाना है, अपन क्या चाहते हैं, घटाना है एक्चुअली में।
तो अपन वो चीजें करते हैं ना। रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा सेल का ना, वो उतना ज्यादा करंट खाएगा। मतलब जैसे मैंने अभी बताया था तुम लोग को 2 वोल्ट की बैटरी लाए हो, मुझे 2 वोल्ट नहीं मिलेगा क्योंकि कुछ वो खा जाएगा। तो अपन प्रयास करते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस उसका कम से कम रहे, ठीक है। तो एक मिनट बता दे रहा हूं, अगर सेलों के बीच की दूरी बढ़ेगी, इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी बढ़ेगी तो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ऑन इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड डिप इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इंक्रीजेस, है ना। इसको बोलेंगे concentration of, इसमें लिखेंगे if the concentration of electrolyte is more, its internal resistance will be more, concentration will be कम, मतलब डिक्रीज करेंगे on decreasing the concentration, on diluting the electrolyte। इधर देखो, डाइल्यूट करेंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस घट जाएगा। डाइल्यूट का मतलब होता है पानी मिलाना, कंसंट्रेशन को घटाना, है ना। टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, on increasing the temperature of electrolyte the internal resistance of the cell decreases। लिख लोगे खुद से एक लाइन सबके बारे में। अरे लिखना तो है कि ये बढ़ेगा तो ये घटेगा इंटरनल रेजिस्टेंस, कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा। हाँ